आज अब दरअसल मोल प्रभाज में एक्स ए जो था वो विलायक का मोल प्रभाज था और एक्स बी जो था वो बिलियन का ये विलय का मोल प्रभाज था। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि दोनों को जोड़ के देखना है कि वो एक आएगा नहीं आएगा, मतलब सिद्ध करना होता है हमें ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स ए का मान लगा देंगे। एक्स ए का मान होता है एन ए अपॉन एन प्लस एन, प्लस यहाँ हो जाएगा स्मॉल एन और एन प्लस कैपिटल एन। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। हाई स्कूल में तुमने क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और राइट हैंड साइड आ जाती थी मैथ में, त्रिकोणमिति में ज्यादातर आते हैं। तो देखो उधर इसका नाम एलसीएम ले लेंगे तो एन प्लस एन तो आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एन आएगा ये स्मॉल एन। इसे थोड़ा सा पलट लेंगे, वैसे तो कटने को यही कट जाएगा लेकिन तुम लोग देखेंगे ना उल्टा कैसे कट गया ये, तो अब ये कट जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा बराबर, ये राइट हैंड साइड है। इसी के बाद आ जाता है और क्वेश्चन आता है कि 4.9 ग्राम 9 ग्राम H2SO4 को H2SO4 को तो 60 ml जल में मिलाया जाता है। विलय तथा विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलय तथा विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन होगा। अब साथ साथ देख लो, एक साथ सब नोट कर लेंगे। यहाँ तुम्हारे पास यहाँ से करने के दो रास्ते होंगे, मैं तुम्हें दोनों रास्ते बता दूंगा कि किससे तुम्हें करना है, दोनों तरीके से आंसर आता है। तो फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए कि विलायक के लिए तो कैपिटल एन ऊपर होगा, क्योंकि विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए कैपिटल में ले लेते हैं उसे। और जो विलय होता है वो कम मात्रा में होता है, स्मॉल एन से उसके मोल ले लेते हैं। ज्यादा क्लियर हो गया। अब सबसे पहले ये तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल जाना चाहिए, खासकर इसमें तो जरूर ही पता चल जाना चाहिए कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय पता चल गया क्या है, ये ग्राम में ही होता है दरअसल, हाँ जल एमएल में। अब होता क्या है, जब कोई कहे कि यार ये ठोस है, ये द्रव्य बिलियन फाइनली एमएल में लेंगे हम, तो वह एमएल में लिया जाता है। जैसे कि पानी है, पानी के अंदर अगर जो हम चीनी डालें तो चीनी हम तोल कर डालेंगे ग्राम में, लेकिन जब उसके अंदर बिलियन बन जाएगा ना तो उसे ग्राम में नहीं बताते हैं, फिर वो आएगा एमएल में, क्योंकि वो रहेगा द्रव्य नहीं रहेगा, द्रव्य रहेगा तो फाइनली वो एमएल में ही आ जाता है। तो और जितने एमएल होते हैं ना, जितने एमएल होते हैं या जितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इतने एमएल भी होते हैं, सब बराबर ही होते हैं। 1000 ही एमएल होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन रियल में तोलने पे उनमें अंतर आता है, वो अलग अलग चीज होती है। मात्रक हम को बराबर कर लेते हैं। अब देखो इधर 4.9 ग्राम H2SO4 को इतने एमएल जल में डाला जाता है, तो ये तो विलय हो गया, ये विलायक हो गया, ये विलायक हो गया। अब याद रखना इसके मोल हमें अलग निकालने हैं, इसके मोल हमें अलग निकालने हैं, क्योंकि मोलों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम कहेंगे देखो उधर विलय की मात्रा दी है इन्होंने, और विलय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू होती है और वो दी है 4.9 ग्राम। अब विलय का ही अणुभार है, ये विलय का ही अणुभार है, और स्मॉल एम बराबर जो है वो कितना आ जाएगा H2SO4 का 98 आ जाता है, सॉल्व कर लेंगे इसे। अब हम कहेंगे सब कुछ विलय के लिए चलाए, विलय के मोलों की संख्या, जब विलय के मोलों की संख्या हम निकालेंगे तो भार बटे अणुभार आ जाएगा। भार आ गया 4.9, अणुभार आ गया 98, 10 बढ़ाया 0 बढ़ाया और 49 ध्वनि, ये स्मॉल एन का मान आ गया विलय के मोलों की संख्या। अब क्योंकि जब हम चाहे इस फॉर्मूला में लगाए, इसमें भी कैपिटल एन की जरूरत तो हमें फिर भी पड़ेगी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जल की मात्रा 360 ml। और एक और बात है, अगर किसी वजह से ml में डाउट लगता है ना, तो एक ग्राम में भी लिख सकते हैं, ऐसा रखें।
दोनों सेम यूनिट हो जाएंगे, अनुपात लिखने में या बटे करने में गड़बड़ नहीं होगी। तो देखो इधर 360 ग्राम जल है। और याद रखना ये सवाल से नाम मात्र सवाल बनाया गया है, एग्जाम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होंगी, एग्जाम में कुछ और भी होंगी, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है कि करने का मेथड क्या। करने का मेथड वही है, भार बटे अणुभार, इसका भी भार बटे अणुभार। और जल यानी कि H2O का अणुभार, अणुभार आ जाएगा कैपिटल M, और कैपिटल M का मतलब है ये 18 आ गया। तो अब हम कहेंगे जल, हाँ भाई हमें इसका मोलों की संख्या निकालनी, तो जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैपिटल एन बराबर, देखो इधर भार बटे अणुभार, भार आ गया 360, अणुभार आ गया 18, 18 दूनी ये आगे इस ये वाले मोल भी ना थोड़े सोल्व कर लेंगे दशमलव में, ऐसा दशमलव में सोल्व करेंगे तो दशमलव लगाएंगे यहाँ और जीरो बढ़ जाएगा 10, फिर जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास स्मॉल एन का मान भी है, कैपिटल एन का मान भी है, पहले दोनों में से कोई सा भी एक मोल प्रभाज निकालो। अब मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं, कैसे हम निकालेंगे, पहले विलय का, और विलय का मोल प्रभाज जब हम निकालेंगे एक्स बी तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्मॉल एन और यहाँ आ जाएगा एन प्लस कैपिटल एन, दिख रहा है ये स्मॉल एन का मान आया है अभी 1/20 आया है, और यहाँ भी 1/20 रखा जाएगा और यहाँ नॉर्मल 20 रखा जाएगा, बटे 1 करके एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा, और 1/20 तो ये चल ही रहा है, ये वाला 20 घूम के ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 401, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1/401, ये एक्स बी का मान आया है। अब तुम इसे सोल्व कर लेना, जो भी आ जाएगा यहाँ आ गया। अब ये किसका आया, अभी विलय का मोल प्रभाज आया है। अब विलय का मोल प्रभाज आने के लिए है, देखो इधर विलय का मोल प्रभाज तो आ गया, इसी तरीके से हम विलायक का निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज जब हम निकालेंगे तो ऊपर कैपिटल एन हो जाएगा, नीचे स्मॉल एन और कैपिटल एन हो जाएगा। अब कैपिटल एन का मान जो वो तो 20 आ जाएगा, और यहाँ फिर वही 1/20 और यहाँ 20, फिर वही हम इसमें एलसीएम लेंगे, 20 तो ऊपर रहेगा ही, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 + 400, 20 घूम के ऊपर जाएगा यानी कि 400/401, यह आ जाएगा एक्स ए, यहाँ जो भी सोल्व करके आ जाए। तो देखो इधर कोई सा भी एक सोल्व कर लेते हैं हम, जैसे कि हम इसे ही सोल्व करें तो 401 है, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ ये अंदाजे से करने का, कितना आ जाएगा वैसे, अगर ये पूरा 400 होता तो 1 आ जाता, पूरा 1 आ जाता। अब नीचे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो जब नीचे का थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना तो ऊपर का थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो भी माना गया पहले 1 आ रहा था अब 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 1 से जस्ट कम जो होता है ना, जस्ट कम जो होता है वो 0.9 ही होता है, देख लो चेक करके। 400 को आगे को कितना भी चले 98 वगैरह कितना भी चले, लेकिन अगर 401 को 400 से डिवाइड करोगे तो अगर जो पूरा पूरा 400 था तो 1 आता, लेकिन नीचे का मान बड़ा हो गया ऊपर का छोटा हो गया, तो 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा भी कम करेंगे तो 0.9 ही आना है, इसे दुनिया को ताकत नहीं रोक सकती। कैलकुलेटर से क्या होगा तो ये आ जाता है। तो ये सिर्फ क्या होता है कि एक तो तरीका होता है कि मेहनत से सोल्व करो, एक है कि अकल लगा लो और आंसर आ जाता है, और हम इतना ही कर सकते हैं। या अगर तुम 8 भी नहीं कर रहे ना 9 ही रहने दो तो भी चल जाएगा। तो 9 लिख दो, ये मान आ गया। तो देखो इधर ये वाला मान आ गया, ऐसे ये वाला मान भी हम सोल्व कर लेंगे। उसके लिए तुम क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ाओगे तो फिर जीरो बढ़ा दोगे ऐसा करके, और अभी भी कम रहेगा फिर जीरो बढ़ाओगे, यहाँ जीरो बढ़ा के, तो कितनी बार जाएगा
2 बार चला जाएगा। चलो जी, तो जो भी है इस तरीके से तुम करोगे। अब एक दूसरा तरीका तुम्हारा ये है कि दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था तुम्हारा मोल प्रवाह निकालना। दूसरा तरीका ये है कि एक करो और एक के साथ में एक फ्री ले जाओ। एक करो, एक ले जाओ। कैसे? या तो तुम विलय वाला कर लो या विलायक वाला कर लो। सोचो तुमने विलायक वाला कर लिया, कोई सा भी एक विलायक वाला कर लिया, तो क्या करोगे? हमारा फॉर्मूला आया था ये, कोई सा भी एक मिल जाए ना तो दूसरा वाला 1 में से घटा के निकल जाता है। अगर हमें ये अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? हमें एक्स ए का मान पता है ना, तो हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो बराबर 1 है। तो जब हम एक्स बी का मान निकालेंगे ना तो 1 में से एक्स बी, ये एक्स ए घट जाएगा, यानी 1 में से 0.99 घट जाएगा। कितना आ जाएगा ये? और दशमलव के बाद तो कितने भी जीरो बढ़ा लें, और हमारे पास है 99। तो हाँ जी, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे यार, जो भी चीज है कुल मिला के, चाहे इसे सोल्व कर लो या इसे सोल्व कर लो, दोनों में से कोई सा एक सोल्व कर लो, जो भी आ जाए उसे 1 में से घटा दो तो दूसरा वाला मिल जाएगा। ये बनना है, कोई सा भी एक सोल्व कर लो। अब तुम्हारा आंसर जो यहाँ 2 आ रहा है, डिफरेंस कैसा आ रहा है अभी थोड़ा सा चेक कर लो, वो तो अभी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से घटा के जब हम इसे देखेंगे तो 0.01 एक्स बी का मान आएगा। और जी ये हमारी कैलकुलेशन जो एरर हो रही है वो क्यों हो रही है भाई, जरा बताना। अरे इतनी तो गलत हम ना करेंगे, खैर। नाइन एट ही होगा ये, 98 होगा। जब 98 को इसे हम घटाएंगे, अब सेम आ रहा है, 98 ही होगा। पहले मैंने सही लिखा था, बाद में इन्हों के करवा दिया। तो सेकंड मेथड है। तो दूसरा मेथड से यही हर किसी को अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 बार आंसर कोई नहीं निकालना चाहेगा। एक बार निकालेंगे, दूसरा वाला अगर 1 में से घटा देंगे तो ये दूसरा आंसर मिल जाता है। इस तरीके से हमारे पास किसी भी चीज मोल प्रवाह निकालेंगे। मोल प्रवाह निकालना बड़ा आसान होता है, याद रखना। विलायक का मोल अलग निकाल दो, विलायक का मोल अलग निकाल दो, दोनों को सूत्र में रख कर बटे कर दो, अलग निकलते हैं, विलायक अलग निकलते हैं। होश मोगा एग्जाम में ये देख लेना, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों का पूछेगा, किसी एक का ही पूछ लेता है वो, ये विलय का निकाल दो या विलायक विलायक का निकाल दो। तो देख लेना एग्जाम में पूछा क्या है तुमसे, बता दो जल्दी फटाफट। लगो कर लेना, जिसने बता लिया वो भी सही कर लेना। यहाँ 002 आएगा और ये 98 ये आ जाएगा। 0.002 2 बार जीरो करके आएगा, जिसने भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा। कैलकुलेशन अपना आप कर ले करो, कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बस इतना ही आएगा, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता, ना इसमें कोई नंबर दिए होंगे, ना ही इसमें कुछ मान दिया होगा, और वो तुम्हें सब कुछ अपने पास से ही करना होता है। हाँ जी, इंपोर्टेंट सवालों में से एक है ये। और ब्रैकेट में ज्यादा से ज्यादा वो दे सकते हैं ना, तो वो जल का घनत्व दे सकते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई इधर इतना कुछ इन्होंने दे दिया है। अब अगर कभी तुम्हारे पास इस तरीके का सवाल आ जाएगा उसमें कुछ मान ना दिया हो, तो उसमें 1 लीटर अपने पास से मान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मोलरता की परिभाषा है ना, वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। तो वो जो कम से कम 1 लीटर से है, तो वो कम से कम 1 लीटर हम मान लेते हैं। तो वो अपने पास से हम मान लेंगे कि माना बिलियन
1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml है, 1000 ml है, तो हमें बी का मान पता चल गया, 1000 ml हो गया। जल, जल खुद ही विलय है, खुद ही विलायक, मतलब खुद ही विलयन भी है, दोनों काम वो खुद ही कर रहा है, मतलब खुद ही विलय भी है वो और खुद ही विलयन भी है, विलायक नहीं है, विलायक तो वो खैर टोटल है ही, तो सब कुछ अपने आप में खुद ही है। अब हम जरा मोलरता की ओर चलते हैं थोड़ा सा, और मोलरता की परिभाषा कुछ ऐसे कहती है कि भार बटे अणुभार और आयतन, वो भी ml में होगा, तो यहाँ 1000 लिख देना ना। ये हमारे पास इतना मान आ गया। अब यहाँ हमें W का मान नहीं पता है, M का मान जल का हम निकाल देंगे, 18 होता है, B का मान हमें पता चल गया 1000 ml आ गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हम फॉर्मूला होता है जल का द्रव्यमान या भार कह सकते हैं हम उसे, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। दरअसल जल का आयतन, ये घनत्व जो होता है ना वो फिक्स होता है, इतना ही रहता है हमेशा, कोई भी आदर्श जल होता है तो यही रहता है। अब भार जो है वो तो हम स्मॉल w से दर्शाएंगे, आयतन b से दर्शाएंगे, घनत्व d से दर्शा देंगे। आयतन जो है वो तो 1000 ml आ गया था, घनत्व 1 आ गया है, तो हमें w का मान पता चल जाता है 1000। अब हम देखो मोलरता निकाल देंगे, ऊपर भी 1000 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 18, जल के लिए कहीं भी लिख सकते हैं 18, और जी यहाँ भी 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 500 बार तो ये कटेगा और 9 बार ये कटेगा, यानी 500 को 9 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा, मोलर तक याद कर रहे हैं हम, कितना आएगा 9 पंजे 45, 5 बजेगा फिर 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, फिर 5 बजेगा, फिर तो 5 5 चलते रहेगा, 55.55 या 55, ये हमारा आंसर होगा। ऊपर क्वेश्चन है और नीचे उसका आंसर है, तो इस तरीके से उतार लेंगे इसे। जब कुछ चीज ना दी हो तो हम उसे 1 लीटर में अपने आप मान लेते हैं। अगर यही भार प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता पूछी होती ना तो फिर 1000 नहीं लेते, फिर हम 100 लेते अपने पास से। हाँ, भार ग्राम में आ जाएगा। ग्राम में, तो इतना नोट कर लेंगे। लास्ट सांद्रता है तुम्हारी ये, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को उस बिलियन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। इसका प्रयोग आयनिक यौगिकों के विलयन की सांद्रता ज्ञात करने में किया जाता है। आयनिक यौगिकों की सांद्रता ज्ञात करने में किया जाता है। फॉर्मलता बराबर जो है वो
विलय के ग्राम सूत्र भार बटे बिलियन का आयतन और आयतन अगर जो ml में है तो सूत्र भारों की संख्या और सूत्र भारों की संख्या जो है विलय का भार ये कोई नया, एक मिनट देख लेना इधर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, कभी मोल आ जाते हैं, कभी तुल्यांक आ जाते हैं, कभी उसकी मात्रा आ जाती है, तो आपके एक नया नाम आया ग्राम सूत्र भार। भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मूला कहते हैं। अब ये सूत्र भार क्या होते हैं? तो कोई नई चीज नहीं होती है। दरअसल जैसे हम मोल निकालते हैं ना, भार बटे अणुभार, तो ऐसे भार बटे सूत्र भार कर देते हैं। सूत्र भार क्या कि जिस विलय का जो भी सूत्र होता है, जैसे NaCl या है, तो जैसे हम सूत्र से हम उसका अणुभार निकालते हैं तो उसका नाम बदल गया, सूत्र भार हो गया। तो जो भी किसी चीज का सूत्र आए तो उस सूत्र से हम उसका भार निकाल लेते हैं सोल्ड करके, तो वो जो भी भार आएगा उससे भाग कर देते हैं और वही उसके ग्राम सूत्र भारों की संख्या बन जाती है। तो विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या और ये ml में। तो सूत्र भार जो होते हैं ना, वो सूत्र से सोल्व करते हैं, जैसे हम अणुभार निकालते हैं सेम ऐसे निकालते हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो ये फॉर्मलता आ जाती है इतनी, यहां तक तुम्हारी सांद्रता खत्म हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे सही मायनों में बिलियन। अभी तो हम बिलियन का वातावरण, तो देखो गैसों की द्रव्य विलेयता में हेडिंग हमारे पास ये। अब हमारे पास कोई विलायक है और विलायक में हमने कोई विलय पदार्थ डाला और बिलियन बनाना है। मैं तो आपका विलय पदार्थ हमारा चीनी नमक नहीं होगा, हमारे पास कोई गैस होगी, क्योंकि तुम्हें हेडिंग को जो रोक रोक कर पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। गैसों की द्रव्यों में विलेयता, यानी कि गैस है जो वो द्रव्यों में घुली है। और ऐसा हमने एक बिलियन बनाया था लिस्ट में, जो 9 बिलियन बनाए थे, उसमें ऐसा था कि गैस जो है वो द्रव के अंदर घुली है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है रियल लाइफ में? क्या होता है? पेय पदार्थ। हाँ आ गई, हाँ जी। तो गैसों की द्रव्य विलेयता का मतलब है कि कोई विलायक होगा हमारे पास और उसमें कोई विलय पदार्थ मिला होगा। अब कोई कहे यार गैस जो है वो बोतल हमारी इतनी उसमें क्या ऊपर या यहां तक होगी, पूरी ऊपर तक होगी? बिल्कुल ऊपर तक भरी होती है, एक तक भरी होती है, जिस कारण ये बिलियन अपने अंदर घोल सके। ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर से उस लगाया और भर दिया, पता चला बोतल भी फट गई, क्योंकि उसमें जो गैस होती है इतने पानी में नहीं होता जितना प्रेशर होता है। गैस तो लोहे वोहे की बोतल को भी फाड़ फोड़ कर अलग कर देगी। तो गैस में बहुत ताकत होती है, और ये गैस की देन होती है जो हमारे यहाँ ट्रेनें वगैरह चल रही हैं। ये मत सोचना डीजल से चलती हैं, ये भाप होती है जो ट्रेनें चला रही है। तो वो अलग प्रोसीजर है। फिलहाल आज भी चल रही, ये तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन थोड़ी ना आती है। अब कहीं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन हो गई है, लेकिन कुछ ट्रेनें तो अभी भी इंजन वाली चल रही हैं, चलती हैं, वो भाप वाली होती हैं। हाँ जी, जिस ट्रेन में बंद हो गई भाई, बस सारी दुनिया में बंद थोड़ी ना हो गई, डीजल समझ, यहाँ भी लाइन नहीं बिछ। जिस ट्रेन में धुआं निकल रहा हो समझ लेना भाप से चल रही है वो, और जिसमें कुछ ना निकले दोनों ओर से देख लेना, आगे पीछे में कुछ ना हो रहा है तो समझ लेना वो लाइट से चल रही है। तो बहुत ताकत होती है गैस में। देखो सर, ये रॉकेट अंतरिक्ष में चलाया था, यहाँ छोड़ो, हम गुरुत्वाकर्षण तोड़कर रॉकेट ले जाते हैं वहां, तो वहां थोड़ा लेके जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी से रॉकेट जा अब से जा रहा है सीधा, हीलियम हाइड्रोजन का मिश्रण बड़ा होता है। तो क्या है कि किसी विलायक में जो उसे संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक होती है, संतृप्त विलयन एक नया शब्द आ जाता है,
संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। मतलब ऐसी कितनी मात्रा, देखो इधर हमारे पास ये 100 ml जल था, हमने इसमें 5 ml गैस डाली, घुल गई इसके अंदर, दिखाई नहीं दे रही है। फिर हमने इसके अंदर 10 ml डाली, फिर भी घुल गई, दिखाई नहीं दे रही है। हमने इसके अंदर 15 डाली, 15 भी घुल गई है। अब घुलने के बाद में हमने 16 डाली तो नहीं घुल रही, एक जैसी बढ़ाई तो वो रुक गई, अब नहीं घुल रही, तो हम कहेंगे यार 15 तो घुल गई, अब जैसे 16 ml डालते हैं यहाँ, तो अब इसे 16 को छोड़ो, क्योंकि लोग कहूँगा यार ये 15 घुल गई है, 16 क्यों नहीं घुल रही है। तो अब जैसे तुम्हारा पेट भर जाए, मैं कहूँगा भाई साहब रोटी और खाओ, तो नहीं भाई साहब नहीं खा सकते, और मुंह में डाल के भाई साहब किसी चीज से जाए और, ठीक है, फिर भी कहो कि नहीं भाई साहब नहीं खा सकते, तो होगा क्या, बोलते हैं कि जितनी हमने अब उसके बाद नहीं, कितनी जबरदस्ती कर लो, तो उससे क्या होगा, जबरदस्ती करो और प्रोसेस है। अगर तुम्हें सोचो 16 ग्राम, तो उसमें ताप बदलना पड़ेगा, ऊपर से दबाना पड़ेगा, दाब बदलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहे यार मेरा तो पेट भर गया, कोई मेहमान आया ना भाई साहब पेट भर गया, तो इसका मतलब ये नहीं नहीं खा सकता। अगर तुम उठा के एक बंदूक ले आओ, कनपट्टी पर रखो ना, खा तो 2 4 और खा जाएगा। तो अब वो क्या हुआ, वो दबाव बना दिया, दबाव बना दिया कि यार या तो खा लो या मर जाओ, तो इससे अच्छा खा ही लो, तो खा लो। अब तो हम क्या है, प्रेशर के दे रहे हैं, हम ताप भी समान रखेंगे, दाब भी समान रखेंगे। हम कहेंगे भाई साहब मुक्त रूप से आराम से, दाब है ना तो उस पर दाब है, कोई चीज नहीं है, आराम से जितनी खा सके इतनी खा ले, तो जितनी खाने उसे आवश्यक होती है वही विलेयता कहलाती है। अब परिभाषा क्या बनेगी कि अब परिभाषा शुरू से सुनो, नियत ताप पर और नियत दाब पर, उसे कह देते हैं हम एसटीपी पर। एसटीपी पर किसी गैस का वह आयतन किसी विलयन को संतृप्त बनाने के लिए आवश्यक होता है, या किसी निश्चित विलायक को, जो कोई विलायक में हम डालते हैं, विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होता है, वो गैसों की द्रव। सही से परिभाषा सुन लो, ताप नियत रखेंगे तो नियत ताप का मतलब होता है दो चीजें होती हैं, एसटीपी एनटीपी होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो हम एसटीपी रखेंगे। एसटीपी का मतलब होता है ताप हमारा एक रहेगा 25-25 जो होता है हमारा एक वायुमंडल और 25 डिग्री सेल्सियस। क्या समझी कि एसटीपी पर किसी गैस की वह मात्रा जो किसी दिए गए विलयन या किसी दिए गए विलायक, विलयन नहीं विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। एसटीपी पर किसी गैस की वह मात्रा जो दिए गए विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, वो गैसों की विलेयता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। फिर संतृप्त विलयन की परिभाषा पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसे गैस से ज्यादा जाएंगे, कब कम घुलेंगे कब नहीं घुलेंगे, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, अब ये अलग अलग प्रभाव है, वो अलग है। पहले इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे कि एसटीपी पर किसी गैस, एसटीपी पर किसी गैस की वह मात्रा, किसी गैस की वह मात्रा जो दिए गए एकांक आयतन वाले किसी विलायक को समान ताप व दाब पर विलायक को समान ताप व दाब पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है, संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक होती है, समान ताप व दाब पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है गैसों की द्रव्यों में विलेयता
कहलाती है? द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। कहलाती है। नए हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग होगा तुम्हारा ये, गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। हाँ, एस्ट भी है रेड, चलो कोई बात नहीं, आपके देखेंगे। मैंने इधर मैं बोल भी रहा हूँ, गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस दिखा दें।